Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss about classical theory of Raman effect. When a molecule is placed in the static electric field, then they suffer some distortion. हमने जैसे रमन इफेक्ट का इंट्रोडक्शन है वो एक इससे पहले जो वीडियो है उसमें किया था कि रमन इफेक्ट है वो बेसिकली क्या होता है कि आपने कोई भी लाइट है वो फॉल की है और मतलब जो कोई भी सिस्टम आप कंसिडर करके चल रही हो तो वो एक तरह से जो लाइट है वो उन मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, और मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन के लिए हमारे पास फिर फर्दर 3 टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं आफ्टर स्कैटरिंग। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक तरह से लाइट को स्कैटर करते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन इंटरेक्शन अब क्या है जो स्कैटरिंग है उसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज ही नहीं होगी या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वो किस तरह से चेंज होगी कि मतलब जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है उसके कंपैरिजन में जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो सकती है या फिर स्कैटर्ड जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट के कंपैरिजन में इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, when a molecule is placed in the static electric field then they suffer some distortion। अब अगर हमने कोई भी मॉलिक्यूल है वो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आएगा। अब डिस्टॉर्शन का रीजन क्या है, द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो मतलब एक तरह से जो न्यूक्लियस की बात करते हैं और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, द सेपरेशन ऑफ द चार्ज सेंटर विल कॉज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट विल बी सेट इन द मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल विल सेट टू बी पोलराइज्ड। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या है, एक तरह से कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्ज है वो एक तरह से अलग हो गए एंड जो डायपोल है वो भी हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि दो इक्वल जो चार्ज होते हैं हमने किसी एक स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर अगर हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। ठीक है, एंड जो ये कंप्लीट जो प्रोसेस होगा जिसमें एक तरह से जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है वो एक तरह से डिफरेंशिएट होंगे, हम उसको क्या कहेंगे, पोलराइज्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैन बी गिवन बाय जो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, जो फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। P इज इक्वल टू अल्फा ई और अल्फा है वो यहाँ पे क्या है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। When the sample of the diatomic molecule subjected to the beam of the frequency mu naught, the electric field experienced by each molecule will varies as अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाई कर रही हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, हमारी म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को है वो हम साइन वेव के फॉर्म में शो कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा नोट एंड टी। ये इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड है। सच ऑसिलेटिंग डायपोल विल एमिट द रेडिएशन ऑफ इट्स ओन फ्रीक्वेंसी along with its this if the molecule will undergo some internal motion such as vibrational then rotational and the oscillation will superimpose with oscillating dipoles। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको भी हम एक तरह से साइन वेव की फॉर्म में है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये जो मतलब ऑसिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के वो क्या कर सकते हैं, उनकी हेल्प से जो डायपोल्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपने पास ये है एंड द सेकंड पॉसिबिलिटी है वो इसमें इन्होंने क्या कहा कि इसके साथ ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका इंटरनल मोशन भी हो सकता है। ठीक है, इंटरनल मोशन के लिए बेटा आप क्या कहोगे कि वो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, वो रोटेशनल भी हो सकता है, वो वाइब्रेशन की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, एंड द ऑसिलेशन विल सुपरिम्पोज विद द ऑसिलेटिंग डायपोल्स। अब जो ये मोशन है वो एक तरह से जो ऑसिलेटिंग जो डायपोल्स थे एंड वो ऑसिलेशन था वो किसकी वजह से था, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी वजह से था। ठीक है, तो ऑसिलेशन है वो इंटरनल मोशन की वजह से जो भी मूवमेंट है वाइब्रेशन एंड रोटेशनल मोशन की वजह से वो दोनों चीजें क्या कर सकती हैं, एक तरह से सुपर इम्पोज कर सकती हैं। Then for the vibration motion the polarizability will be, अब vibration motion for example इन्होंने ले लिया, vibration motion को consider कर लिया कि उसकी वजह से जो polarizability है वो अब alter हो जाएगी। ठीक है, और वो change polarizability है वो हम क्या लिखेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नोट, ऊपर क्या लिखा है सुपरस्क्रिप्ट के अंदर वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन को आप जो कंसिडर करके चल रही हो उसके बाद फिर क्या है अल्फा 1 वाइब्रेशन, उसके बाद साइन ऑफ ओमेगा वाइब्रेशन टी और साथ में ये अपनी क्या हुई इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने क्या किया है, एक तरह से साइन कंपोनेंट लिया, उसकी कुछ खुद ना खुद उसकी क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से। फिर हम कहेंगे कि इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हमारे डायपोल से वो ऑसिलेट कर सकते हैं, लेकिन हम अगर इंटरनल मोशन है जो कि हमारा रोटेशन एंड वाइब्रेशन की फॉर्म में हो सकता है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि ऑसिलेशन है वो ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे, एंड सुपर इम्पोज करेंगे तो जो पोलराइजेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज होगी, एंड चेंज जो पोलराइजेबिलिटी है उसमें वाइब्रेशन का कंट्रीब्यूशन भी होगा। अब हमने वाइब्रेशन के कंट्रीब्यूशन को कंसिडर करके ये फाइनल फॉर्म में हमने पोलराइजेबिलिटी रखी है, और ये हमें इक्वेशन थर्ड रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे आप बताओगे अल्फा नोट वाइब्रेशन इज द इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी, अल्फा वन वाइब्रेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी विद द वाइब्रेशनल मोशन। अब ये क्या है, वाइब्रेशन मोशन की वजह से पोलराइजेबिलिटी है। P इज इक्वल टू अल्फा ई, P इज इक्वल टू अल्फा ई। अब हमें अल्फा की जो वैल्यू है वो पुट करनी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसिडर किया है उसकी वैल्यू है वो हमने पुट करनी है। ये हमने कर दिया टोटल जो पोलराइजेबिलिटी द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन मोशन, और ये हमारा E इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा नोट टी यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक रिलेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये वाला जो मतलब अल्फा नोट वाइब्रेशन एंड ये वाला पूरा कंपोनेंट है वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे हमें साइन की दो टर्म है वो मिलेंगी, ठीक है। तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे साइन ए एंड साइन बी, हाफ ऑफ किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ कोस ऑफ ए माइनस बी एंड माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक जो एंगल है वो हमारा क्या है ओमेगा वाइब्रेशन टी, और सेकंड वन है वो हमारा क्या हो गया आपका ओमेगा नोट टी हो गया, ठीक है। तो हमने इसको ओपन किया तो एक बार जो ओमेगा नोट माइनस ओमेगा वाइब्रेशन एडिशन में आ जाएगा, और दूसरी टर्म है उसमें क्या हो जाएगा, एक तरह से एक में सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है, एक में एडिशन की फॉर्म में है। फर्स्ट जो टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी यहाँ से, ये वाली जो टर्म है, और जो साइन कंपोनेंट है वो डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे। तो तीन कंपोनेंट एक तरह से हमें मिल गई। इक्वेशन नंबर क्या है 4। This shows that the oscillating dipole has a frequency component delta mu naught plus mu vibration as well as the exciting frequency. Similarly for the rotating molecules, ये हमारा क्या है कि मतलब जो एक स्टैंडर्ड जो वैल्यू थी अपनी फ्रीक्वेंसी की उसमें वाइब्रेशन की वजह से क्या है चेंज आया है, वो चेंज है वो एडिशन की फॉर्म में भी हो सकता है, वो हमारा सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली ये हमने वाइब्रेशन के लिए कंसिडर किया। सिमिलरली फॉर द रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स, अब हम क्या कर सकते हैं, रोटेशन को, रोटेशनल मोशन है उसको अगर हम कंसिडर करके चलते हैं तो हम लिखेंगे अल्फा नोट रोटेशनल ई नोट साइन ऑफ ओमेगा नोट टी, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, एक चीज बस आपको ये ध्यान रखनी है कि जो हम ये कॉस कंपोनेंट यहाँ से हमने किया है, ब्रेक करके लिखा है इसको मैथमेटिकल सॉल्व करने के बाद, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ वाइब्रेशन की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, रोटेशन थ्रू आउट, ठीक है। जहां भी हमने वाइब्रेशन यूज किया था वहां हमने रोटेशन यूज करना है, बस यहाँ पे जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, ट्वाइस होगा। ये ध्यान रखना है जब हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं या फिर हम एडिशन की बात कर रहे हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। The change in frequency in the polarizability due to the rotation is the twice the rotational frequency. जो polarizability की frequency की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो rotation motion में vibration के comparison में twice होती है, ठीक है। Since the polarizability is same for the opposite direction of the applied field, जो polarizability है वो सेम होती है, डायरेक्शन अपोजिट हो उसमें भी। द ऑसिलेटिंग डायपोल हैज द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट म्यू नॉट प्लस माइनस डेल्टा म्यू रोटेशन एज वेल एज एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, ठीक है। जो म्यू नॉट है जिसको हम एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी बोल रही हैं, वो हमारी एक तरह से जो सेंटर की जो फ्रीक्वेंसी जिसको हम रेले फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग बोलते हैं वो हमें डिनोट करती है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो सकती है या फिर इंक्रीज हो सकती है। तो जब आप एडिशन का फैक्टर लोगे बेटा तो उसमें का मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज फॉर्म में मिली है, मीन्स वो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, एंटी स्टोक्स लाइन के कोरस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। एंड जो फ्रीक्वेंसी है जिसमें ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, प्लस माइनस का मतलब यही है कि फ्रीक्वेंसी एडिशन में भी आएगी आपकी, या फिर आपके लिए पॉसिबिलिटी है वो सब्ट्रैक्शन में भी आ सकती है। एडिशन में बेटा आपको क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ ना कुछ पार्ट उसका इंक्रीज हुआ है, तो वो हम क्या कहेंगे कि एंटी स्टोक्स लाइन है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और जो पार्ट डिक्रीज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टोक्स लाइन है उसको रिप्रेजेंट करेगा, एंड जो
एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या होती है, जैसे इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी हमने कंसिडर की थी वही फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेले लाइंस। ठीक है, अब जो ये थी हमारी क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, कि रोटेशन का इफेक्ट होगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन का इफेक्ट होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या है, इन ऑर्डर टू बी द रमन एक्टिव वाइब्रेशन मस्ट हैव चेंज इन द कंपोनेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। अगर हम कोई भी मतलब वाइब्रेशन है उसको हम रमन एक्टिव कहना चाहते हैं तो उस केस के लिए क्या होगा कि जो मतलब मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी है वो चेंज होनी चाहिए। अगर हम वाइब्रेशन मोशन है उसको कंसिडर करके चल रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो चीज चेंज होनी चाहिए। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, इन द क्लासिकल थ्योरी द इंटेंसिटी ऑफ द रमन लाइंस ऑन द टू साइड ऑफ द रेले लाइंस मस्ट बी सेम। ठीक है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हुआ कि जो मतलब इंटेंसिटी है वो दोनों साइड है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी में तो चेंज इन्होंने बता दिया कि भी डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, वो चीजें ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी के लिए इन्होंने क्या कहा, इन द क्लासिकल थ्योरी द इंटेंसिटी ऑफ द रमन लाइंस ऑफ टू साइड ऑफ द रेले लाइन मस्ट बी सेम। ठीक है, दोनों साइड, रेले लाइन तो हमारा क्या होगा, एक तरह से सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हमने क्या कहा था, राइट हैंड साइड है उसमें हायर वेव नंबर हम शो करते हैं, वो हमारी क्या हो जाएगी, एंटी स्टोक्स लाइन, एंड लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, स्मॉल वेव नंबर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे स्टोक्स लाइन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इंटेंसिटी है वो इन्होंने क्या कहा कि सेम होगी, बट द एक्सपेरिमेंटली द स्टोक्स रेडिएशन इज मोर इंटेंस देन दैट ऑफ एंटी स्टोक्स रेडिएशन। ठीक है, तो क्लासिकल जो थ्योरी थी उसकी लिमिटेशन यही रही है कि इंटेंसिटी इन्होंने कहा था कि इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं होती। स्टोक्स लाइन है उसकी इंटेंसिटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एंटी स्टोक्स लाइन। तो ये था हमारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।